Okay, students, are you able to see the screen? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Am I audible to you clearly? आप लोग Yes, ma'am. ओके कूल। तो अगर आपको कल जो हमने पढ़ा था उसमें कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। कल जो हमने पढ़ा है उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। मैम नो प्रॉब्लम। ओके, तो आज हमें ये नक्सलाइट मूवमेंट जो है ये कंप्लीट करना है। हमने कल, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो दिया था, 1967 के अंदर एक नक्सलबरी पुलिस स्टेशन एरिया है जो कि दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बंगाल वेस्ट बंगाल के पास में। वो वहाँ पर ये शुरू हुआ था नक्सलाइट मूवमेंट। और वहाँ के जो लोकल कैडर्स थे, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, मार्क्सिस्ट ग्रुप जो था उसके लोग जो थे, उनके द्वारा ये चलाया जा रहा था। एक मिनट, वी हैव अ मैसेज फ्रॉम रेना। तो ये जो सीपीआई था, मार्क्सिस्ट ग्रुप जो था, इन्होंने शुरू करना था ये नक्सलाइट मूवमेंट। और शुरुआत में ही नक्सलबरी पुलिस स्टेशन के अंदर ये पीजेंट मूवमेंट की तरफ फैला। पीजेंट मूवमेंट यानी किसान आंदोलन की तरह शुरू हुआ, एक किसानों के मूवमेंट की तरह शुरू हुआ। और बाद में ये यहाँ से होते हुए और बाकी जो स्टेट्स थी वहां पर भी फैला, इंडिया के कई हिस्सों में फैला। और बाद में इसको नेक्सलाइट मूवमेंट की तरह जानने लगे लोग। 1969 के अंदर ये सीपीआई एम और एक नई पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। सीपीआई एम और एल इन दो हिस्सों में बट गई थी सीपीआई। और इसके लीडर थे चारू मजूमदार, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा भी था। ठीक है, ये तो हो गया एक इंट्रो। अब है नक्सलाइट मूवमेंट जो है उनका क्या तरीका था काम करने का। बेसिकली ये लोग क्या करते थे, ये विश्वास रखते थे कि अगर कोई आपको तमीज से और आपके नॉर्मल तरीके से जो आपके हक की चीजें वो आपको नहीं मिल रही है तो आप छीन लो उससे। ठीक है, वॉयलेंट तरीके से, हिंसा का यूज करके आप उसको अपनी हक की चीज को जाने मत दो और उससे बस छीन लो और अपना काम पूरा करो। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, ये छीन रहे थे। जो बड़े रिच लैंड ओनर्स थे, जमींदार लोग थे, उनसे उनकी जमीनें छीन करके, फोर्सफुल तरीके से छीन करके गरीब लोगों को या जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उनको दे दिया करते थे। और ये इस चीज को सपोर्ट करते थे, ये कहते हुए कि आपको अपने पॉलिटिकल गोल्स जो है वो अचीव करने हैं, भले ही वो आपको वायलेंट तरीके से करने पड़े। ये इनकी सोच थी। ठीक है, और हाँ, और ये इनका तरीका रहा है पूरा उसमें। और जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी, जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी वहां पर, ठीक है, वो सरकार चला रही थी। उन्होंने कितनी ही कोशिश करी, कितने ही अलग अलग तरीके का उन्होंने पनिशमेंट दिया, डिटेंशन दिया, और अलग अलग स्ट्रॉन्ग मेजर्स अडॉप्ट किए जिससे इनको हटा सके, इस मूवमेंट को बंद कर सके। लेकिन ये मूवमेंट जो है वो एकदम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो बाद में कुछ सालों में ये दूसरे पार्ट्स में फैला, इंडिया के कंट्री के दूसरे पार्ट्स में फैला। ठीक है, और अलग अलग पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने भी इस मूवमेंट को अपना लिया। ठीक है, और कुछ ऐसी पार्टीज जो थी वो तो हमने पढ़ी है ऊपर, सीपीआई एमएल जो कि मेन थी, इन्होंने खुले में इसको पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। और उन्होंने इसको बोला क्या, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ये, यानी जनतंत्र की राजनीति है, उसमें ये सब चलता है इनके अकॉर्डिंग। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा हाँ, ये मैंने कल आपको बताया था फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि लास्ट लाइन जो है कि इन्होंने किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई थी, उसका नाम था प्रोट्रैक्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। ये आपको याद रखना है, ये आपके आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में या टेस्ट में, वन वर्ड की तरह या ऑब्जेक्टिव की तरह। ठीक है, then Naxalite movement has used force to snatch land from the rich landowners and give it to the poor and the landless. नक्सलाइट मूवमेंट के अंदर ये यूज करते थे बड़े अमीर
जमींदारों से उनका जमीन छीनना और गरीबों में बांटना. Its supporters advocated the use of its violent means to achieve their political goals. और इस चीज के जो सपोर्टर्स थे वो अपनी दलील क्या देते थे कि हम ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना है, भले ही हमें हिंसा का प्रयोग करते हुए वो पूरे हो हमारे goals. In spite of the use of preventive detention and other strong measures adopted by the West Bengal government run by the Congress party, the Naxalite movement did not come to an end. भले ही वहां की जो सरकार थी उन्होंने, जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी वहां की सरकार, वहां पर उन्होंने कितने ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स अपनाए हो या इनको पनिशमेंट दी हो, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट खत्म नहीं हुआ. In later years, it spread to many other parts of the country. और बाद में कुछ सालों में ये और दूसरे हिस्सों तक भी फैला देश के. The Naxalite movement has by now splintered into various parties and organizations. Naxalite movement जो है फैल चुका था काफी सारी अलग अलग पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. Some of these parties like the CPI ML Liberation participate in open democratic politics. और कुछ इनमें से पार्टीज जो थी वो ओपन में इसमें पार्टिसिपेट करती थी और कहती थी क्या, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नाम लेकर के, जिसमें नाम था CPI ML, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वाली पार्टी जो थी. इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं. Ma'am, it is clear. No, ma'am, no problem. ओके. करंटली अब यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश के 9 स्टेट्स के अंदर, यानी 9 राज्यों के अंदर जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये भी नक्सलाइट वायलेंस से मतलब वो अफेक्टेड है, उनमें कहीं ना कहीं ये हुआ है. Most of these are very backward areas inhabited by आदिवासी. अब आपने कई बार सुना होगा जो असम साइड के, उड़ीसा साइड का जो एरिया है जहाँ आदिवासी ज्यादा रहते हैं, वहां पर आपने सुना होगा हिंदी में टर्म यूज की जाती है नक्सली हमले. ठीक है, वो यहीं से ही निकला है. नक्सलाइट वायलेंस जो है वो ही चीज है जहाँ पे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं. और ये भी आज प्रेजेंट कंडीशन में करंटली लिखा हुआ है, तो ये हमारी आज की कंडीशन है कि हमारे देश के 9 स्टेट्स के अंदर कुछ 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आज भी ये चीज कहीं ना कहीं पे है. ठीक है, कि अहिंसा होती है, नक्सली अहिंसा मतलब नक्सली वायलेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा आपको. और ये अधिकतर उन एरियाज में होता है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा दिमाग तो होता नहीं है, पढ़े लिखे वो होते नहीं है. लिटरेसी रेट जब कभी कम होती है कहीं की, तो वहां पर इस तरह की चीजों को क्योंकि लोग बाग सोच समझ के विचार नहीं कर पाते ना कि हमें क्या चीज हमारे लिए सही है क्या नहीं है. जो उनके लीडर ने कह दिया बस वो आंखें बंद करके उनको फॉलो करना होता है ब्लाइंडली. तो इस चक्कर में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं. ये जो एरियाज हैं अब इनमें शेयर क्रॉपर्स, अंडर टेनेंट्स और स्मॉल कल्टीवेटर्स जो हैं वो अपने बेसिक राइट्स को लेने से मना कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उनके टेन्योर और उनका जो शेयर है जो प्रोड्यूस वो कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए, या उनको फेयर वेजेस मिले उसकी सेफ्टी के लिए, उनको ये बोल दिया जाता है कि आपको अपनी तनख्वाह मिलेगी लेकिन आप अपने बेसिक राइट्स जो है वो मत मांगो. तो वो इसलिए मना कर देते हैं. और जैसे बेसिक राइट्स अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलेंगे तो उसकी जीवन तो वैसे ही खराब हो जाएगा ना. जब बेसिक राइट्स आपसे छीन लिए जाएंगे और आपको किसी और चीज का लालच दिया जाएगा, लेकिन एक लेवल पे आकर के आप उस चीज को भी तो वो करोगे ना. आपको लगेगा कि यार मेरे तो बेसिक राइट्स ही नहीं है, मैं अपने हिसाब से अपनी जीवन जी ही नहीं सकता. तो यहाँ पे इन लोगों के साथ में यही होता है. ये जो छोटे होते हैं ना, छोटे किसान होते हैं जो छोटे लैंड एरिया होते हैं उसी पर अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपने हिसाब से छोटे छोटे ज्यादा रिच नहीं है, उनके साथ में ये होता है. Forced labor, expropriation of resources by outsiders and exploitation by money lenders are also common in these areas. अब इन एरियाज के अंदर ही जो पूरा मतलब होता है ना कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो पैसे लेने वाले होते हैं मनी लेंडर्स जो आपको उधार पे पैसे देते हैं, सुना होगा आपने भी कई बार, जो लोन देते हैं अपनी हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं. सरकार भले ही 2% पे दे रही हो या 2.5% पे दे रही हो, ये 5% 10% ऐसे पे पैसे उधार देते हैं. और फिर जब ब्याज नहीं आती है तो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जाकर के परेशान करते हैं. तो इस तरह की जगह इस तरह की चीजें जो है वो देखना ऐसे एरियाज में कॉमन है. कोई बड़ी बात नहीं होती यहाँ पर. ये नॉर्मल रहते हैं लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने बेसिक राइट्स जो हैं वो ही
लेने से मना कर दिया ना कि हाँ हमें तो आप मंथली तनख्वाह दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरदस्ती, जबरदस्ती जब आप किसी से काम करवा रहे हो, यानी कि आपका वर्किंग आवर्स 8 आवर्स है, ठीक है, आपको 8 घंटे, 8 घंटे तक काम करना है, लेकिन आप उससे ज्यादा जबरदस्ती उनसे 14-15 घंटे काम करवा रहे हो, तो ये फोर्स्ड लेबर है। ठीक है, और कई बार फोर्स्ड लेबर के अंदर उनको प्रॉपर पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। और ये एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है आपकी विशेष के अगेंस्ट में जाकर के आपसे ले ली जाती है, और खुद के यूज के लिए यानी पब्लिक के यूज के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जैसे उस पर जैसे किसी की पब्लिक, कई बार आपने सुना होगा हाईवेज पे या नेशनल हाईवेज पर इस तरह की चीज सुनने को मिली होगी कि वहां से नया रास्ता कट रहा है, तो जो बीच में प्लॉट्स आ रहे हैं वो सरकार के अंडर आ जाएंगे, और इस तरह की बातें भी सुनी होंगी। तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्रोप्रिएशन की जो रिसोर्सेज है बाय आउटसाइडर्स, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो रहा है, यहाँ पे आउटसाइडर्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, जो आउटसाइडर है वो अपने हिसाब से इस चीज को यूज कर रहे हैं, दूसरों की प्रॉपर्टीज। चलिए, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। Currently, about 75 districts in 9 states are affected by Naxalite violence. Most of these are very backward areas inhabited by Adivasis. Currently, वही 75 डिस्ट्रिक्ट 9 स्टेट्स के अभी भी अफेक्टेड है इन नक्सलाइट वायलेंस से, और अधिकतर यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज ही हैं जो जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। In these areas, sharecroppers, under-tenants, and small cultivators are denied their basic rights with regard to security of tenure or their share in produce, payment of fair wages, etc. अब इन्हीं एरियाज के अंदर जो आदिवासी लोग रहते हैं, बैकवर्ड एरियाज है, वहां पर जो छोटे छोटे शेयर क्रॉपर्स हैं या यूथ अंडर टेनेंट्स हैं या छोटे कल्टीवेटर्स हैं, उनके बेसिक राइट्स भी उनसे ले लिए गए हैं। किसके उसमें कि आपको आपके बेसिक वे जो आपका टेन्योर है उसकी सेफ्टी रहेगी, और आपका जो शेयर है प्रोड्यूस में उसकी सेफ्टी रहेगी, और आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, प्रॉपरली आपको फेयर तरीके से वेजेस मिलेगा, उसके एवज में इनके बेसिक राइट्स भी इनको देने से मना कर दिए गए हैं। Forced labor, expropriation of resources by outsiders and exploitation by moneylenders are also common in these areas. अब जबरदस्ती काम करवाना, इनके रिसोर्सेज को बाहर वाले लोग आकर के अपने तरीके से यूज करें, और मनी लेंडर्स इनको अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करें, ये इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कॉमनली। These conditions lead to the growth of the Naxalite movement. इस तरह की कंडीशन से ही नक्सलाइट मूवमेंट को और बढ़ावा मिलता है। गवर्नमेंट्स ने कई सारे मेजर्स लिए हैं डील करने के लिए नक्सलाइट मूवमेंट से, लेकिन वो पूरी तरह हो नहीं पाया। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है उन्होंने क्रिटिसाइज करा है सरकार की नीतियों को कि ये वॉयलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर के, जब ये डील करना चाह रहे होते हैं नक्सलियों से, यानी नक्सलियों को रोकने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है सरकार इस तरीके से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक आपके नॉर्म्स लगाए गए हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये जा रही है। और कई हजार लोगों ने अपनी जानें खोई हैं इस तरह के वायलेंस अहिंसा के अंदर, नक्सलाइट्स हो या एंटी नक्सलाइट वायलेंस जो सरकार के द्वारा हुई गई है, मतलब रोकी गई है। Governments have taken stern measures in dealing with the Naxalite movement. गवर्नमेंट ने अपनी तरह से जो भी उनसे काम हुआ इस नक्सलाइट मूवमेंट को रोकने के लिए वो उन्होंने किया है। Human rights activists have criticized the government for violating constitutional norms in dealing with the Naxalites. अब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो होते हैं, यानी कि जो सोशल वर्क करते हैं, ह्यूमंस के लिए काम करते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स वाले जो होते हैं, ये भी कई बार इन इस तरह की चीजों में आ जाते हैं, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया है खुले तौर पर कि इस नक्सलाइट लोगों से डील करने के चक्कर में सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल के नॉर्म्स के खिलाफ जा रही है। Many thousand people have lost their lives in the violence by the Naxalites and anti-Naxalite violence by the government. कई हजार लोगों ने अपनी जानें खोई हैं इस तरह की हिंसा के अंदर, भले ही वो नक्सलाइट हो या एंटी नक्सलाइट अहिंसा हो जो सरकार के द्वारा, मतलब सरकार अहिंसा नहीं करती है, सरकार इनको रोकने के लिए जब बल का इस्तेमाल करती है, यानी कि वेपन्स या आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करती है, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि उसके अंदर फिर वो हार्श तरीके से होती है। कई बार लाठी चार्ज हो जाता है तो लोग मर जाते हैं,
या कोई हार्मफुल गैस, मतलब हार्मफुल गैस एज इन जो टीयर गैस है उसका अगर वो यूज करते हैं तो उससे भी लोगों को दिक्कतें हो जाती है। तो वो ऐसे उनकी कैटेगरी में आ जाता है वॉल्यूम्स की। इस इन दो पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. No, ma'am. ओके ओके, अब है रेलवे स्ट्राइक 1974 के अंदर। हमने ये कल पढ़ा था लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बारे में। इन्होंने कोशिश करी थी रेलवे को भी बोलने की कि भाई रेलवे एम्प्लॉयज जो थे कि आप भी हड़ताल करो। तो अब रेलवे स्ट्राइक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्या होगा अगर रेलवे काम करना बंद कर देगी? एक दिन दो दिन के लिए नहीं बल्कि एक हफ्ते से ज्यादा के लिए। कई सारे लोग जो है ऑफकोर्स वो इनकन्वीनियंस हो जाएंगे, यानी कि उनकी दिक्कतें हो जाएंगी। इधर से उधर जो ट्रैवल करते हैं, रोज अप डाउन करते हैं अपनी नौकरियों के लिए। और पूरी देश की इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो भी खतरे में आ जाएगी। वो एकदम रुक जाएगी क्योंकि गुड्स और सर्विसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे एक जगह से दूसरी जगह। अब जैसे कि आज के समय में इसको कंपेयर करो तो हमारे देश में जब लॉकडाउन की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसके अंदर सब रेलवे बंद रही। अब ये 1974 के अंदर तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए या दो हफ्तों के लिए हुई है। अब यहाँ पे तो कितने महीनों तक बंद थी। कुछ बेसिक चीजें जो थी वो भी नहीं मिल पा रही थी लोगों को। और हमारे देश की इकोनॉमी तो काफी खतरे में आई गई थी। ठीक है, और अभी भी वो कोशिश कर रही है रिकवर करने की। तो जब बेसिक जो रेलवे है वो ही बंद कर दी जाएगी तो कितनी दिक्कत होगी। और उस समय में 1974 के अंदर जब रेलवे के वर्कर्स जो एम्प्लॉइज थे वो स्ट्राइक पर गए तो यही सब देखने को मिला था। अब हुआ क्या एक्चुअली में 1974 के अंदर, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी रेलवे मैन की वो स्ट्रगल कर रही थी। ठीक है, और ये चलाया, उनका ये जो संघर्ष है किसके द्वारा चलाया जा रहा था? जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने पूरे देश के एम्प्लॉयज जो थे रेलवे को, उनको प्रेशराइज किया था। उनको बोला था कि अब आपको बोनस और सर्विस कंडीशन के लिए डिमांड रखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट जो है उनकी डिमांड मान नहीं रही थी क्योंकि हमने जैसे कि कल की क्लास में भी पढ़ा था कि सरकार ने अपने तरीके से फ्रोज कर दी थी एम्प्लॉयज की सैलरीज और वेजेस। और उसी के अंदर जब सैलरी उनकी फ्रोज कर दी है तो बोनस कहाँ से मिलेगा? तो इस चीज को लेकर के ये लोग काफी डिससेटिस्फेक्शन में आ गए थे। अब ये डिससेटिस्फेक्शन में आए तो उन्होंने अपनी स्ट्राइक कर दी पूरे पूरे इंडिया के अंदर, पूरे नेशन के अंदर स्ट्राइक कर दी। तो इनकी जो डिमांड थी इन्होंने रखी और सरकार ने डिमांड मानने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास सरकार तो वैसे ही इतनी सारी चीजों से जूझ रही थी। उस समय इतने सारे चैलेंजेस थे। तो एम्प्लॉयज जो थे इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर के, वो चले गए स्ट्राइक पे मई 1974 के अंदर। अब स्ट्राइक जो थी रेलवे एम्प्लॉयज की, उससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो थोड़ी और खराब हो गई। और एक जो वातावरण है उस समय में लेबर अनरेस्ट का बन गया था, यानी कि जो मजदूर लोग हैं वो पूरी तरीके से उनका कोई वो नहीं दिया जा रहा है, साथ नहीं दिया जा रहा है। उससे उस चीज की भावना जो है ना उस समय वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। इससे क्या हुआ, इससे जो वर्कर के राइट्स हैं उसको, वो इशू भी रेज किया गया कि इनके बेसिक राइट जो है वर्कर्स के वो देखा जाए, एम्प्लॉयज की एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो भी देखे जाए। और इन सब चीजों को ऐड कर दिया गया स्ट्राइक के अंदर ही। अब होता है ना कि इस तरह की कोई चीज अगर अगर कोई चीज उठाई जा रही हो तो उसके साथ साथ दो चार इश्यूज और ऐड कर दिए जाते हैं कि हाँ ये भी इस चीज के अंदर डिक्लेयर मतलब ऐड कर दो। तो उससे क्या होगा कि इस चीज का भी शायद समाधान हो जाए। अगर ये स्ट्राइक हम कर ही रहे हैं तो उस पर दो चार चीजों को और ऐड कर दिया जाए। तो हुआ क्या, इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट तो निकला नहीं। सरकार ने स्ट्राइक जो थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि बोले ये इलीगल है, और रिफ्यूज कर दिया जो उनकी डिमांड थी वर्कर्स की, स्ट्राइकिंग वर्कर्स की, जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे उनकी, मना कर दिया उनको। और कई सारे उनके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया। और टेरिटोरियल आर्मी जो है वो भी, क्योंकि ये क्या करते हैं जब स्ट्राइक करते हैं तो ये रेलवे ट्रैक्स उखाड़ देते हैं। जैसे कि गुजर आंदोलन हो रहा था, आपने सुना होगा शायद, कुछ समय अभी भी चल रहा था। और कुछ सालों पहले भी चल रहा था। तो उसमें ये लोग क्या करते थे कि रेलवे की जो पटरियां होती थी वो उखाड़ देते थे। तो उससे क्या होता था कि स्ट्राइक करी जो करी उसके साथ में जो बेसिक अगर चीजें
ट्रेन चल भी रही हैं तो वो चलेंगी कैसे, वो भी रोक देते थे ये लोग। तो जब इन लोगों ने 1974 के अंदर मई के अंदर स्ट्राइक शुरू करी, तो इनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया और आर्मी को भेजा गया, जिससे वो रेलवे ट्रैक्स को प्रोटेक्ट कर सके। ये लोग उखाड़ नहीं पाए और स्ट्राइक जो है उसको एट द एंड बंद होना पड़ा, और ये करीबन 20 डेज चली और इसमें कोई सेटलमेंट भी नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, इजी है, कुछ ज्यादा इसमें स्पेशल मेंशन नहीं किया है। What would happen when the railways stop running, not for 1 or 2 days, but for more than a week? Of course, many people would be inconvenienced, but more than that, the economy of country would come to a halt because goods are transported from one part to another by trains. वही जैसा मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी जो है देश की वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचा जाता है, वो रुक जाएगा। Do you know that such a thing regularly happened in 1974? क्या आपको पता है इस तरह की चीजें रेगुलर एक्चुअली हुई थी 1974 के अंदर? The National Coordination Committee for Railwaymen's Struggle, led by George Fernandez, gave a call for nationwide strike by all employees of the railways for pressing their demands related to bonus and service conditions. The government was opposed to these demands, so the employees of India's largest public sector undertaking went on a strike in May 1974. The strike by the railway employees added to the atmosphere of the labor unrest. It also raised issues like rights of the workers and whether employees of essential services should adopt measures like strikes. अब क्या हुआ, इस तरह की चीज 1974 में हुई। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी रेलवे मैन की जो थी वो चलाई जा रही थी जॉर्ज फर्नांडिस जो थे उनके द्वारा, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था पूरे नेशन वाइड के रेलवे एम्प्लॉयज को स्ट्राइक पे जाना होगा अपनी बोनस और सर्विस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को मना कर दिया। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया का, वो स्ट्राइक पे चला गया 1974 के अंदर मई में। स्ट्राइक जो है रेलवे एम्प्लॉयज की, उसके अंदर उसकी वजह से वहाँ के जो एटमोसफेयर है उसमें लेबर अनरेस्ट की भावना उनके अंदर स्ट्रांगली आ गई। इससे कई सारे इश्यूज जो हैं, राइट्स ऑफ द वर्कर्स और एम्प्लॉयज को एसेंशियल सर्विसेज क्या मिलनी चाहिए, क्या ये सही तरीका है कि इस तरह की स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या इनकी डिमांड पूरी होगी, ये भी क्वेश्चन उठा था। ठीक है, क्या यही तरीका है अपनी डिमांड को पूरा करवाने का, ये क्वेश्चन उठा था इस तरह का। The government declared the strike illegal as the government refused to concede the demands of striking workers, arrested many of their leaders, and deployed the territorial army to protect railway tracks. And the strike had to be called off after 20 days without any settlement. गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि स्ट्राइक इलीगल है, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम डिमांड पूरी नहीं करेंगे, अरेस्ट कर लिया उनके लीडर्स को, क्योंकि वो इलीगल थी तो अरेस्ट तो होना बनता ही था, और आर्मी उन्होंने भेज दी जिससे उनके रेलवे ट्रैक्स की रक्षा करी जा सके। और स्ट्राइक जो है 20 दिन के बाद में खत्म हो गई बिना किसी सेटलमेंट के। इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं भी आप। No, ma'am, no problem. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर I'm going to send you link for your history class. And meanwhile, if you have any problem, please collect up your problem. I will discuss your problems in tomorrow's session about this chapter. Okay, students, have a nice day ahead. God bless you all.